हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे 10 के दम की श्रृंखला की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। आप सबको पहले हैप्पी न्यू ईयर यानी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी सोच, इसी मतलब टारगेट के साथ कि आपका क्या हो, इस बार आप अचीव कर सकें। देखिए, इस चक्कर में मत रहिएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा या कब नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद यानी एग्ज़ाम डेट घोषित होने के बीच में आपको अमूमन 60 दिन नहीं मिलेंगे, ऐसा पहले से कह रखा है। यानी पहले से आयोग ने कह दिया है कि इसलिए इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि वो आपको एग्ज़ाम डेट देगा तो एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट देने के बीच में 60 दिन होंगे, ऐसा कहीं पर उसने नहीं रखा है। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि सफलता तैयारी करने पर ही मिलेगी। चलिए, कल किसी कारण हम नहीं दे पाए थे वीडियोस, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा, बट आगे नेक्स्ट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंटिन्यूस श्रृंखला बनी हुई है वो उसी तरह बनी रहेगी, अनवरत चलने वाली। यानी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। ये 10 कदम आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 क्वेश्चन ईजीली आप ईजीली और 10 मिनट क्या 7 से 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। और एनसीईआरटी की बुक हम इसलिए लगवाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और एनसीईआरटी की बुक से ही आपका क्या होगा, यूजीसी का जो नेट है ना वो क्लियर होगा। ठीक है, नेट हो या जेआरएफ हो। ठीक है, आप ये ना समझिए कि मैम आपने जेआरएफ नहीं कहा। ठीक है, जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये दोनों ही क्लियर आपके तभी होंगे जब आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, क्योंकि ये केवल जो आपको कराए जा रहे हैं एमसीक्यू टाइप, चाहे हम कराएं चाहे अदरवाइज कोई भी कराए, वो टारगेट किसको लेके करा रहा है, टीजीटी पीजीटी को। बट जो हमारा नेट या जेआरएफ है वो तभी हमारा क्लियर होता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्योंकि वहाँ पर डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो जो 2022 में आपसे छूट गया वो 2021 में आपसे छूटे नहीं। इसी टारगेट के साथ, इसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दीजिए। तो आज के लिए चलिए सेशन शुरू करते हैं। भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई? तो भारतीय शिशु कल्याण समिति की अगर स्थापना की बात की जाए कि ये कब हुई है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वो कब हुई है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं कि कब मानी गई है। यहाँ पे चलिए यही वाला सेशन करते हैं। चलिए यहाँ पे जो मानी गई उसे देख लेते हैं। भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए कि कब हुई है, तो याद रखेंगे 1950, 1951, 1952, 1950। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 1952 में हुई है। सती प्रथा निषेध अधिनियम का पारित हुआ, यानी सती प्रथा, स्त्रियों को पुरुषों के साथ बैठाल देना, यानी उन्हीं की चिता पर बैठाल कर जला देना, ये क्या था, इसको नाम दिया गया था सती प्रथा। बट इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल और एक पॉलिटिक्स रीजन और एक प्रॉपर्टी रीजन था कि अगर जो मृतक, जिसका पति मर गया, यानी मृतक स्त्री का जो रहता था वो ये रहता था कि उसकी प्रॉपर्टी पर क्या होता था, जो मतलब जैसे सबसे बड़ा इसका रीजन था इकोनॉमिकल। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि जैसे उसका पति मर गया, उस पर बच्चे भी हैं नहीं, तो अब क्या हुआ कि उसका प्रॉपर्टी की हिस्सेदार हो गई वो। तो वहाँ पे क्या था कि उसको उसी के साथ भेज दिया जाता था, तो प्रॉपर्टी से रट्टा ख़त्म। ठीक है, या जो सती प्रथा थी इसी को नाम दे दिया गया था सती प्रथा। बट यहाँ पर बहुत बड़ा इसमें एक मतलब इकोनॉमिकली रीजन था कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में उसका हिस्सेदारी ख़त्म, उसकी हड़क ख़त्म कि उसको इतने 70-60 साल तक कौन उसकी रखवाली या कौन उसकी परवरिश में रखेगा, क्योंकि महिलाओं को पहले इतना सक्षम नहीं थी, या कहें कि पहले उतना सक्षम दायरे में नहीं देखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा याद रखिएगा राजा राम मोहन का रहा। राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें आधुनिक भारत का प्रवर्तक, यानी आधुनिक भारत का युग प्रवर्तक या आधुनिक भारत का कुछ कहते हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय को तो याद रखेंगे। इसमें योगदान जो रहा राजा राम मोहन राय का रहा। क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी को सती होते देखा था, उस स्थिति को उन्होंने फॉलो अपनी लाइफ में देखा था, रियल लाइफ में। तभी से उन्होंने सोच लिया था कि ये प्रथा मुझे बंद करानी है।
तो ये तो यहाँ पे देख लेते हैं 1829 है, 1929 है और 1629 है और 1729 है। तो ये प्रथा है 1829 की, यानी 1829 की। सूत निर्माण का अंतिम चरण है बुनाई, कताई, कुटाई और मोयरिंग। तो यहाँ पे अगर सूत का हम निर्माण कर रहे हैं तो पहले हम उसकी क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा अंतिम चरण की बात की जा रही है, याद रखेंगे। बुनाई क्या करते हैं बाद में है, कुटाई उसकी करी जाती है, याद रखेंगे। और सूत निर्माण पर हमारी एक पूरी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं, कटाई करके इस तरह से हम क्या करते हैं, उसकी मतलब छल्ले से या रील की तरह हम बनाते जाते हैं। पुरुषों के वृषण में हार्मोन्स बनता है यहाँ पे एंडोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष का जो वो है वृषण है उसमें हार्मोन्स की अगर बात की जाएगी तो ये उपयुक्त दोनों है। ठीक है, एंडो है, टेस्टो है, एंडो और टेस्टो दोनों है। हमें बचना चाहिए व्याय से, निंद्रा से, विश्राम से, मादक पदार्थों से। तो हमें हमेशा किससे बचना चाहिए, तो वो होते हैं, हमें हमेशा मादक पदार्थों से बचना चाहिए। संवर्धन के कृत्रिम साधन है कि यहाँ पे है खिड़की व दरवाजे, निर्वातक पंखे, तेज गति से चलने वाली हवाएं, उपयुक्त सभी। तो संवर्धन के जो कृत्रिम साधन की बात होगी तो वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे कृत्रिम साधन की पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कृत्रिम साधनों की पूछी जा रही है। तो एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पे कृत्रिम साधन क्या है, तो यहाँ पे निर्वातक जो पंखे हैं उन्हें हम कृत्रिम साधन मांग सकते हैं। तेज गति से चलने वाली हवाएं, ये कोई कृत्रिम साधन नहीं है। खिड़की व दरवाजे, ठीक है, कृत्रिम साधन यानी क्या है, हमारे जो ऐसे साधन जिन्हें हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं होते, वो सभी हमारे कृत्रिम साधन के अंतर्गत आते हैं। तो संवातन के लिए खिड़की और दरवाजे ये इसीलिए बनाए जाते हैं, संवातन व्यवस्था घर में अनुकूल हो सके। क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, क्योंकि तेज चलने वाली हवाएं ये क्या है, प्राकृतिक साधन है। तो इसकी जो क्वेश्चन की जो नेचर है वो सेम यूपी टेट जैसी, यूपी टीजीटी जैसी है। जल की गुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है अवक्षेपण की क्रिया द्वारा, आसवन की क्रिया द्वारा, उबालने की क्रिया द्वारा, छानने की क्रिया द्वारा। तो जल की घुलित अशुद्धियों को, तो जल जब आपका घुलित अवस्था में अशुद्धियां हैं तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि घुलित अशुद्धियां हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम उसे क्या करेंगे, जल को उबालने से तो जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, बट इसने कहा है कि घुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है जल की को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, तो आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं, जल को शुद्ध किया जाता है, मगर जल में ही कोई अशुद्ध चीज़ें घुल रही हैं तो उन्हें छानने की क्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। कौन से जल में नाइट्रोजन यानी CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है, समुद्री जल में, नदियों के जल में, वर्षा जल में, उपयुक्त सभी में। तो ऐसा कौन सा जल है यहाँ पे, तो यहाँ पे समुद्री जल, क्योंकि इसने क्या पूछा है, सादा नमक। सबसे बड़ा पॉइंट है सादा नमक। तो सादा नमक हम कहाँ से मिलता है, समुद्र से। महात्मा गांधी ने क्या निकाला था, दांडी मार्च, कहाँ ले गए थे, साबरमती के तट पर। जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यक्ति का कर्तव्य है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, मलमूत्र खुले मैदान पर करना, चलते फिरते पुस्तकालय खोलना, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ पे पर्यावरण को अगर आपको स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो पर्यावरण को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम मृत्यु दर किस देश में है, अफ्रीका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे कम मृत्यु दर किस देश में है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो इंग्लैंड में है। गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चों के जन्म को कहा जाता है अपरिपक्व जन्म, गर्भपात, असामान्य जन्म और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गर्भावस्था के अगर जन्म की बात की जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर, तो वो रहेगा गर्भपात। ठीक है, गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चे के जन्म को कहा जाता है